हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। एचपी सेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के फाइनल प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज में लेकर आई हूं जो कि अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपका पूरा सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर सभी स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज, ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। आपके फाइनल रिवीजन के लिए न्यू बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको हम बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। आपके लिए इस कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज। इसको ज्वाइन करने के लिए गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर फ्री वीडियोस के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, इसके ओवरव्यू को देखिए। लाइव क्लासेस के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर 9 पीएम डेली ज्वाइन करना है एंड कंटेंट पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लाइव लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं कर पा सकते हैं किसी भी रीजन से, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। तो आप सभी को कोई भी डाउट्स है एंड इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो गिवन नंबर्स पर इजीली आप सभी कांटेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कोरिलेशनल रिसर्च द डिस्क्रिप्शन इज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। तो सबसे पहले कोरिलेशनल रिसर्च की बात करते हैं। अब देखो, रिसर्च में हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं एंड इन वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको मेजरमेंट करने की बात कोरिलेशनल रिसर्च हमें बताता है। एंड इस क्वेश्चन में कहा है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिलेशनशिप के डिस्क्रिप्शन कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस है नॉमिनल वेरिएबल्स, इंटरवल वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स या फिर चांस वेरिएबल्स। सो देखो, हमने यहाँ पर अभी तक बात की मेजरमेंट की, एंड जब भी मेजरमेंट होता है तो वो किस में होता है, डिग्री में होता है, सेल्सियस में होता है, किलोमीटर में होता है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। रिसर्च के दौरान जब भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट के मेजरमेंट की बात होती है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल वेरिएबल्स। ऐसे आप लोगों ने चीजों को रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in quantitative research providing a basis for their precise estimation of the degree of relationship among or between concept is the function of what। इसको क्या कहा जाता है, सर्विंग, रिव्यूइंग, मेजरमेंट या सैम्पलिंग। देखो, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ना, यहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। इसमें बोला है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब मैंने आपको बताया जब भी मेजरमेंट होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मेजरमेंट हमें बता रहा है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्टली यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिल गया, दैट इज मेजरमेंट। बहुत इजी है। क्वांटिटेटिव, अभी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा किसके साथ काम करता है, आपका इंटरवल वेरिएबल्स के साथ काम करता है। वही चीज यहाँ पर पूछी है, एंड इंटरवल वेरिएबल्स मेजरमेंट के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when observations are classified by social scientists into a system of categorization, it needs what? कन्विक्शन, एक्यूरेसी, लिमिटेड कंडीशंस या फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तो ये नहीं है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन तो नहीं है ना, वो क्या होता है, हम गेस करते हैं जहां पर अपने रिजल्ट्स को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, ये हमें हमारे रिसर्च में जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसकी क्वालिटी बताता है, साथ ही ये बताता है कि इसकी हेल्प से कि हमारा रिसर्च कितना ज्यादा रिलायबल है, कितना ज्यादा सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सैंपल ऑफ respondents which is available to researchers because of their access to the respondents is identified as what।
ठीक है, उनकी पहुंच के कारण जो शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। अब शोधकर्ताओं के लिए इजीली अवेलेबल चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो रैंडम सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल नहीं होती है, कोटा सैम्पलिंग भी नहीं होती है, स्नोबॉल भी नहीं होती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है। एक्चुअली कन्वीनियंट सैम्पलिंग हमें बोलता ही ये है कि आप रिसर्च में सिर्फ वही सैंपल्स उठाओ जो कि इजीली आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको सही लगते हैं। Next question is, which of the following scales of measurement contains an absolute zero value? Very very important question. So absolute zero value की जब भी बात करते हैं, that is नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल या फिर रेशो वेरिएबल। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेशो वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम 0 से लेकर के 100 तक की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है कि सिलेक्शन 40% पे मिनिमम होना है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि हमें रेशो बताता है। ठीक है, इंटरवल हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, ये हमें रैंकिंग बताता है। एंड नॉमिनल स्केल क्लासिफिकेशन करता है, जैसे मेल फीमेल को क्लासिफाई कर दिया 2 सेक्शंस में, तो ये इसके ट्रिक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड उनके पर्पस यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। पहला है अप्लाइड रिसर्च, देन बेसिक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखो, बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि ये सिर्फ फोकस करता है आपके कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। जैसे आप लोग घर बैठे बैठे गूगल मैप में जाकर के क्या देख रहे हो, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कोई भी कंट्री का आप सैटेलाइट व्यू देख रहे हो, आपको चाहे वहां जाना नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, आप सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो देख रहे हो, तो बेसिक रिसर्च गोज विद कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। अब देखो, यहीं से आपको पता चल गया करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं। Next is the snowball sampling method can be employed in, so snowball sampling बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको एम्प्लॉय किया जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च के द्वारा। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में कि एथनोग्राफिक रिसर्च कौन से सैम्पलिंग से रिलेटेड होती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग आपको याद रखना है। ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, जितने भी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of in the context of research methodology, what does the word ontology refers to? So ontology से बहुत questions अभी आते हैं एग्जाम में। So it refers to concepts and categories, their properties and relationships। रिसर्च पेपर एंड जर्नल्स नहीं, रिसर्च पेपर से तो ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। कैंसर्स, डिजीजेस एंड द ट्रीटमेंट्स नो, अ वर्ड इंडेक्सिंग मेथड नो। सो ऑन्टोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, उनकी कैटेगरी। अब कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, जैसे मेल, ये किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन कैटेगरी में आता है। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सब चीजें हमें ऑन्टोलॉजी बताता है। Next question is, what is the full form of MLA as a referencing style? So मैंने आपको बताया है कि जब भी हम थीसिस राइटिंग की बात करते हैं, so बहुत से फॉर्मेट होते हैं थीसिस राइटिंग के, जैसे कि APA स्टाइल भी होता है। ठीक है, APA की फुल फॉर्म क्या होती है, एक पेपर में ये भी पूछा गया था, ये मैंने आपको दे दिया। चलो होमवर्क क्वेश्चन, बताइए APA की फुल फॉर्म क्या है। MLA की बात करते हैं, सो MLA की फुल फॉर्म है मशीन लैंग्वेज एडेप्टेशन नो, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मैनेजमेंट लैंग्वेज अथॉरिटी या फिर मेन स्ट्रीम लैंग्वेज एसोसिएशन। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। कि किस फॉर्मेट में थीसिस लिखनी है, इसका आइडिया हमें MLA स्टाइल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिलायबिलिटी के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या बोलता है कि एक टेस्ट को वापस से इसी का टेस्ट किया जाएगा, एक को हमने अभी टेस्ट किया और एक को ही हमने बाद में फिर से टेस्ट किया। क्यों, यही जानने के लिए कि अलग अलग सिचुएशन में ये कैसे काम करेगा। सो यहां से देखो आपको आंसर मिल सकता है, द सेम टेस्ट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल, सो ए इज रिलेटेड टू 3, तो देखो आंसर मिल गया, बहुत ईजी है। इंटरेटर बोलता है द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड। इंटरेटर एक टेस्ट को अगर मॉर्निंग में करते हो, उसी टेस्ट को इवनिंग में भी करते हो, उसी टेस्ट को नाइट में भी करते हो, फिर देखते हो कि क्या रिजल्ट में डिफरेंस है।
एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। पैरेलल फॉर्म बोलता है डिलीवरिंग अ क्वेश्चनियर इन 2 पार्ट्स। एक क्वेश्चनियर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सेपरेटली टू अ सैंपल ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स में इनको ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। स्प्लिट हाफ डिवाइड ये भी करता है, लेकिन ये हमें क्या बोलता है कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्वेश्चनियर विच आर इक्विवेलेंट फॉर रिस्पोंडेंट्स। तो इस इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी